बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां चाकूबाजी की घटना के बाद से तनाव बना हुआ है। 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद किया गया है। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट की सेवाएं। बीजेपी और हिंदू संगठन ने आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां चाकूबाजी की घटना के बाद से ही तनाव बना हुआ है और साथ ही अब बढ़ते तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। देश की सांस्कृतिक धरोहरों पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूरे देश में इस वक्त ऐसे ही हालात हैं। काशी से लेकर आगरा और दिल्ली तक देश की विरासत पर धर्म का संग्राम है। कोई कहता है कि मस्जिद है तो कोई कहता है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। 3 धरोहरों को लेकर याचिका कोर्ट में लगाई जा चुकी है। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा। लेकिन देश में ताजा तस्वीर यही है कि इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान की आवाज सुनाई दे रही है। हमारी मांग है जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार बना रखा है विष्णु स्तंभ है, इसका सर्वे कर इसकी खुदाई कराकर इसका पता किया जाए। ये हिंदू मंदिर है। महाराजा सम्राट ने जो ये बनाया था, वो ये कहते कुतुबुद्दीन ने बनाया था, उसने नहीं बनाया था। पुलिस ने इन्हें रोक दिया। अब ये सड़क पर ही बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुतुब मीनार जो है वो पहले एक हिंदू धार्मिक स्थल था। हमारे इस कुतुब मीनार का नाम भी हिंदू उसके विष्णु रखा जाए, जैसा कि मेरे प्ले कार्ड पर अंकित है। मैं चाहता हूं कि पब्लिक के सामने, पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आ रही है। हिंदू जनता ने उस क्रूर शासन को भी देखा है जब उनके जज्बात पर, उनके अस्मिता पर हमला हुआ है। और ये साबित करना है कि हिंदू मंदिर था जब सृष्टि का जन्म हुआ था, त्रेता युग के पहले का, भगवान शिव पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने इस काशी नगरी को बसाया था, तो उसकी रक्षा करना है। ताजमहल नहीं है, वो तिरुमल माले है और शिव मंदिर है। हमारी मांग है कि इसको, हमारे तीर्थ स्थलों को मुसलमानों के चंगुल से मुक्त किया जाए। यही तो बहस का विषय है। हिंदू कहते हैं कि कुतुब मीनार मीनार नहीं बल्कि मंदिर है। मंदिर तोड़ तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। हमारे सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है। तो वह कब्जा अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हर वो कब्जा वापस लेंगे और अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं। हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे। ये तो हमारा धरोहर था, हम धरोहर को वापस मांग रहे हैं। 850 साल पहले कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा मिला हुआ है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी है। लेकिन ताजा बहस इस बात पर छिड़ी है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की गवाही देने वाली मीनार है या फिर हिंदुओं का मंदिर। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा। और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था। हाथ में कुतुब मीनार को विष्णु स्थल बनाने वाले पोस्टर थामे ये हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग हैं, जो मंगलवार के दिन कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद पर अड़े थे।
ऐतिहासिक कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ करने और कुतुब मीनार के आसपास सर्वे करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। मेरे पीछे आप कुतुब मीनार देख सकते हैं, दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। देश और दुनिया में इसकी ख्याति है और इस कुतुब मीनार के ठीक सटे सड़क पर प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इनके हाथों में जो प्लेकार्ड है उस पर आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लिखा है कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ कहिए। और इस मांग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने ये लोग कुतुब मीनार पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। हमारा जो देश सनातनों का देश रहा, किसी भी कारणवश जिसने भी इसके स्वरूप को बदला, पहले तो जो इमारतों के साथ छेड़छाड़, जो स्वरूप बदला गया तो हमें पूर्णतः वो दोबारा से उसी स्वरूप में चाहिए। क्या मांग कर? आज की जो प्रमुखता मांग है जो कुतुब मीनार को जो है विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ भी जो पुराने वाले मांगे मिली है, जो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं विष्णु भगवान की, तो ये स्तंभ जो है विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए। हालांकि जैसे ही हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कुतुब मीनार पहुंचे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। यह हमारी जगह है, यह विष्णु स्तंभ है, यहाँ सारी मूर्तियाँ हमारी आज भी मौजूद हैं। हमारी मांग है इसे तोड़ के इसकी खुदाई करी जाए और इसमें मीनार के नीचे हमारे भगवान की प्रतिमा है। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, पहले वो समझ लेते हैं। शुरुआत भगवान गणेश की उस तस्वीर से करते हैं जो कुतुब मीनार में मिली है। भगवान गणेश की ये मूर्ति कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है। पहले ये मूर्ति बिना पिंजरे की थी, लेकिन अब पिंजरे में गणेश जी मौजूद हैं। विवाद की शुरुआत कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को लेकर याचिका दायर करने से हुई है। दरअसल हिंदू देवताओं की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में कहा था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में भगवान गणेश की 2 मूर्तियां नीचे पड़ी हुई हैं। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिका में गुजारिश की गई कि इन मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में न रखवा करके उसी परिसर में एक उचित स्थान पर रखा जाए। याचिका में कहा गया कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान गणेश, भगवान शिव, गौरी और हनुमान समेत 27 मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। कई मूर्तियां पूर्ण हैं, लेकिन कुछ के अंग मुस्लिम आक्रांताओं ने भंग कर दिए थे। अगर कोई भी आज कुतुब मीनार परिसर में जाएगा तो वहाँ पे देखेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उस परिसर के अंदर, और वहाँ पे एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम दिखाने की मस्जिद। उसको 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया है। और वहाँ पे आपको आज भी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वैदिक गैलरियाँ मिलेंगी, पीछे आयरन पिलर मिलेगा जिसको गरुड़ ध्वज विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, और तमाम हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पे चिन्ह, खंडित मूर्तियाँ आज भी मिलेंगी। तो हमारा कहना यह है कि ये एक नेशनल शेम है जहाँ पे इतने विदेशी पर्यटक जाते हैं, हमारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ देखते हैं। इस देश के बहुसंख्यक समाज के ऊपर ये सबसे बड़ा धब्बा है। हमारी मांग ये है कि वहाँ पे दोबारा भव्य तरीके से मंदिर का निर्माण हो। पिछले महीने जब ये विवाद गरमाया तब एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता कुतुब मीनार परिसर के भीतर पहुंचे थे। हमारे साथ मेहरौली की पार्षद आरती सिंह भी मौजूद थी। परिसर में पिंजरे में भगवान गणेश की मूर्ति दिखाई दी थी। क्या वो आधार है जिसके आधार पर आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना होने दी जाए या जो मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित किया जाए? देखिए, कुतुब मीनार में पहले ये हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। पहले भी गणेश जी की पूजा आरती यहाँ सुबह होती थी। आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ ये गणेश जी की मूर्ति है, स्थापित है। ये जाल रखा हुआ है इसमें? हाँ जी, इस जाल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। और पहले यहाँ पे रोजाना सुबह की आरती होती थी गणेश जी की, गोलागिरी का प्रसाद भी बढ़ता था। और 2004 तक ये प्रक्रिया लगभग चल रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में ये पूजा पाठ बंद कर दी गई। सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमारे हिंदू देवता जहाँ पर भी स्थापित हैं पूजनीय है, सम्मान के योग्य है और उनकी पूजा होनी चाहिए।
कुतुब मीनार परिसर में ही कुव्वतुल मस्जिद मौजूद है, जो भारत में मुस्लिम सुल्तानों की बनाई हुई पहली मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। पूरे परिसर में जगह जगह ऐसे कई प्रतीक और चिन्ह मौजूद हैं जो हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए, जिसमें ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है और नीचे स्तंभ पर घंटियों की आकृति बनी हुई है। हिंदू संगठन सवाल करते हैं कि इस्लाम में घंटियों का क्या वजूद है। कुतुब मीनार परिसर में कई दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें तो जरूर लिखी दिखाई देती हैं, लेकिन कई जगहों पर संतों और मनुष्य की नक्काशी के सबूत मिलते हैं जो इस्लाम में प्रतिबंधित हैं। हालांकि इसका जवाब कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर मौजूद जानकारी से मिलता है, जिसमें लिखा है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से किया गया है। जैसे कि ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। सवाल होता है कि आखिर सैकड़ों साल बाद कुतुब मीनार को मंदिर बताने और साबित करने की बात क्यों है, तो उसका जवाब कोर्ट में मामले की अगुवाई करने वाले वकील हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन से सुनिए। राम मंदिर के केस में पैरा 107 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। कोई भी आक्रांता आकर उसको तोड़ दे, खत्म कर दे, ध्वस्त कर दे, पर मंदिर बनाने का संकल्प अमर रहता है और कभी भी उसके रेस्टोरेशन की मांग हो सकती है। कुतुब मीनार बनाम विष्णु स्तंभ के पूरे विवाद पर इतिहासकारों का क्या मत है, वो भी सुनिए। वो ओरिजिनली मंदिर कॉम्प्लेक्स था और इसीलिए बहुत सारे मोटिव्स जो है मंदिरों के आपको उसमें दिखेंगे। तो सर हम फिर ये कह सकते हैं कि जो एक पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर थे और उनको धराशायी किया गया, तो इसका मतलब तो वहाँ जो मूर्तियाँ रखी हैं वो उन्हीं मंदिरों की हैं, उसी काल की हैं। देखिए वो जो मूर्तियां हैं एकदम उसी काल की हैं, कोई उसमें नई मूर्ति नहीं बनाई गई थी। कुतुब मीनार की जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे किसका वजूद रहा है, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन असली बात यह है कि विवाद सिर्फ कुतुब मीनार तक नहीं है। विवाद की आंच के लपेटे में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद भी है और आगरा का ताजमहल भी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे के आदेश दिए जा चुके हैं, मामला कोर्ट में है। टीवी स्क्रीन पर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बिल्कुल ताजा तस्वीर दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। कोर्ट में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा अर्चना की मांग की थी। वो मंदिर जो मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। कोर्ट में वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए, सर्वे शुरू भी हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कमिश्नर बदले जाने की मांग को लेकर सर्वे रुका हुआ है। दरअसल हिंदू पक्ष दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं की जमीन पर है और मस्जिद के नीचे शिवलिंग मौजूद है, और उनका कहना है कि श्रृंगार गौरी मंदिर की याचिका के बाद जो वीडियोग्राफी होगी उसमें मिले सबूत ये साबित करने में मदद करेंगे कि वहां मस्जिद नहीं, हमेशा से शिव मंदिर था। मैं जानता हूँ आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं, जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। ठीक ऐसा ही विवाद ताजमहल बनाम तेजो महालय का है। हिंदू संगठन का दावा है कि ताजमहल की नींव में भगवान शिव के सबूत हैं। ये बहस लंबे समय से चलती रही है, लेकिन 4 मई को मामला तब कोर्ट पहुंच गया जब बीजेपी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश ने याचिका लगाकर वीडियोग्राफी करवाने की मांग कर दी। मैंने एक याचिका लगाई है जिसमें मांग की है कि उसका एसआई परीक्षण करा लिया जाए।
कि जैसे काशी का विवाद है, मथुरा का विवाद है, उस तरीके से ताजमहल का विवाद ना बने। आप 22 कमरे खोल दीजिए, एएसआई परीक्षण करा लीजिए ताकि विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए। और सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां सरकार ने लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगा दी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। तय समय के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि लाउडस्पीकर या फिर जनता को संबोधित करने वाला कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करने से पहले अधिकारियों से लिखित में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। और इस वक्त एक दुखद खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। काफी वक्त से पंडित सुखराम बीमार चल रहे थे और 7 मई को ही उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था। पंडित सुखराम 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे और 3 बार लोकसभा मेंबर रहे। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे पंडित सुखराम। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। रुक कर रहे राजस्थान से आ रही बड़ी खबर की ओर, जहां के भीलवाड़ा में चाकूबाजी की घटना के बाद से तनाव बना हुआ है। 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट को बंद किया गया है। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट की सेवाएं। बीजेपी और हिंदू संगठन ने आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। तो चाकूबाजी घटना के बाद यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और अफवाहें न फैलाई जा सके, इसके लिए इंटरनेट को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। हत्या की ये वारदात हुई भीलवाड़ा के शास्त्री नगर इलाके की इस स्वीट शॉप के पास। 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया पर चाकू से हमला हुआ। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारपीट की प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। मृतक आदर्श तापड़िया शहर के हिस्ट्री शीटर ओम प्रकाश तापड़िया का बेटा था, जिसकी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। चाकूबाजी की इस वारदात ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, क्योंकि आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लग रहा है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। भीलवाड़ा में फिर से टेंशन बढ़ने लगी तो शहर के 5 थाना क्षेत्रों में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए। जिला प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं। इस हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, हिंदू जागरण मंच ने आज भीलवाड़ा बंद की घोषणा की है। हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी बार है जब भीलवाड़ा सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। इससे पहले भीलवाड़ा के सांगानेर में एक समुदाय के 2 युवकों पर हमला हुआ था और उसकी बाइक जला दी गई थी। तब भी भीलवाड़ा में तनाव फैल गया था। और ताज़ा जानकारी के लिए आपको हमारे संवाददाता मनीष शर्मा के पास लेकर चलते हैं। मनीष, इस वक्त वहां पे किस तरह की तैयारी और किस तरह की हलचल दिख रही है, क्योंकि आज बीजेपी और हिंदू संगठन ने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है? जी बिल्कुल, आसपास के तमाम जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल वहां बुला लिया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा के जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहां पर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से 24 घंटों के लिए रोका जा चुका है और हिंदूवादी संगठनों ने आज भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भीलवाड़ा में जो बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही है वो पहली घटना की प्रतिक्रिया मात्र है। आपको याद होगा 1 सप्ताह पहले 2 युवकों पर हमला किया गया था, उनके वाहन को जलाया गया था। लेकिन अब जो ताजा घटना हुई है उसमें एक हिस्ट्री शीटर के छोटे भाई के साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ और बदले में इन लोगों ने हिस्ट्री शीटर पर चाकू से हमला किया और उसकी मौत हो गई। अब पूरे घटनाक्रम के तहत लोग शव लेने को तैयार नहीं है, मांग कर रहे हैं 50 लाख का मुआवजा और हमलावरों की गिरफ्तारी। इस दिन पुलिस ने 3 लोगों को बिल्कुल मनीष, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। मोहाली की अगर हम बात करें, बड़ी खबर यहां से आपको बता दें, पंजाब के मोहाली में रॉकेट हमले में इस्तेमाल लॉन्चर पुलिस ने बरामद कर लिया है। संदिग्धों से पूछताछ के बाद ये लॉन्चर बरामद हुआ है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। सोमवार देर शाम मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला हुआ था और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जिस लॉन्चर से ये रॉकेट दागा गया था उसकी बरामदगी तो हो गई, लेकिन जांच के नाम पर अभी भी पंजाब पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
हमले में इस्तेमाल संदिग्ध सफेद गाड़ी का भी पता चला है। सूत्रों के मुताबिक उस संदिग्ध कार के यूपी जाने का अंदेशा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हुए हमले को गंभीर विषय बताया है। पंजाब इंटेलिजेंस का ऑफिस में जो अटैक हुआ है, जिसका इंटेलिजेंस का काम है कि इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके डिसिमिनेट करना, और ये इज द टोटल फेल्योर। इंटेलिजेंस का काम ही यही है। और इससे बड़ी बात भी है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर इसलिए मान रहा हूँ मैं, क्योंकि लगातार ऐसे इंडिकेशंस आ रहे थे। पंजाब पुलिस भी मान चुकी है कि खुफिया विभाग के मुख्यालय के रूम नंबर 418 में हुए इस रॉकेट हमले में TNT विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी SFJ ने ली है, जिसने पंजाब को दहलाने के लिए लश्कर-ए-खालसा नाम का संगठन बनाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसा जारी है। बड़ी खबर यह कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि पूरे देश में कर्फ्यू की मियाद को भी बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति ने लोगों से शांति की अपील की है। हालात को देखते हुए संसद अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से संसद की बैठक बुलाने की मांग की है। हिंसा में अब तक एक सांसद समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर यह भी कि 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आर्थिक मंदी से जूझ रहा श्रीलंका हिंसा की आग में जल रहा है। शहर शहर आगजनी हो रही है। मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी उपद्रवी नहीं माने और कई इमारतों में आग लगा दी। सेना लगातार सड़कों पर गश्त कर रही है। कर्फ्यू के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे। बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच एक बार फिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ट्वीट कर शांति की अपील की है और कहा है कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो शांत रहे और हिंसा को रोके। आम सहमति से राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की कोशिश जारी है। आर्थिक संकट को हल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रपति की अपील का भी लोगों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। उपद्रवी लगातार पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति से तुरंत संसद सत्र बुलाने की अपील की है। श्रीलंका में मचे आंतरिक घमासान पर पूरी दुनिया की नजर है। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका में हिंसा की निंदा की है, तो वहीं पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने श्रीलंका की हालात पर चिंता जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत समर्थन करता है। फिलहाल श्रीलंका में हालात बेकाबू हैं। ऐसे में जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक हालात सुधरने के आसार कम ही हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्रीलंका में हिंसा के बीच राजपक्षे परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने कहा है कि उनके परिवार का श्रीलंका छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और न ही उनके पिता देश छोड़कर कहीं जाएंगे। इस बीच श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने भी सोशल मीडिया में चल रही तमाम खबरों का खंडन किया है। श्रीलंका की सड़कों पर यह आक्रोश यूं ही नहीं है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की जनता के सब्र का बांध टूट गया और फिर जो हुआ, ये तस्वीरें वो बयां करने के लिए काफी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। हर तरफ गुस्से की आग भड़की हुई है, जिसकी लपटें श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहे राजनीतिक दलों और उसके नुमाइंदों को जला रही हैं। लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे पर फूट रहा है। लिहाजा श्रीलंका में यह अफवाह तेजी से फैली कि राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। लिहाजा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा, मेरे परिवार का श्रीलंका छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पिता देश छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ने की अफवाह यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह ये भी फैलाई गई कि महिंद्रा राजपक्षे ने भारत में शरण ली है। लिहाजा श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने राजपक्षे या फिर श्रीलंका के किसी भी राजनीतिक परिवार के भारत में शरण लेने की खबरों को खंडन किया।
श्रीलंका में भारी गुस्से को देखते हुए फिलहाल राजपक्षे परिवार के श्रीलंका में ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेने की खबर है। देखिए, चीन ने जिस भी देश को लोन के जाल में लपेटा है वो ना पानी मांगता है और ना उसकी सांसें बचती है। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। श्रीलंका के मौजूद आर्थिक संकट के लिए चीन की निगल नीति को जिम्मेदार माना जा रहा है। क्या है ये चीन की निगल नीति, आपको अपने रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चीनी कर्ज के जाल में फंस गया है श्रीलंका। जनता का पेट खाली है, जेब खाली है और गुस्सा 7वें आसमान पर है। यही होता है जब नेता अपने स्वार्थ के चलते देश के हितों से समझौता कर लेते हैं। श्रीलंका को बर्बाद होते देखा तो जनता का गुस्सा आग की शक्ल में फूटा। ये जली हुई बसें इसी गुस्से की गवाही दे रही हैं। यह हाल तब है जब पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन इससे सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नतीजा, सत्ता पक्ष के नेताओं को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार को तो नेवल बेस पर पहुंचकर जान बचानी पड़ी। राष्ट्रपति गोटाबाया के दफ्तर के बाहर हंगामा होता रहा। हालात इतने खराब हैं कि कर्फ्यू लगाने के बावजूद राष्ट्रपति गोटाबाया को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति रखें, हिंसा बंद करें और बदले की कार्रवाई को बंद करें, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो। आर्थिक संकट से निपटने और राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी की सहमति से कदम उठाए जाएंगे। ताजा आगजनी और हिंसा की शुरुआत हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद। इसके बाद तो पूरे श्रीलंका में सरकार समर्थकों पर विरोधियों का गुस्सा फूट पड़ा। මේ මිලේච්ඡත්වයට රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා වග කියන්නට ඕන. මේක සැලසුම් සහගත දෙයක්. මේක හිතාමතා කරපු දෙයක්. कल ही राजपक्षे परिवार के पुश्तैनी घर को फूंक दिया गया। सरकार के समर्थक नेताओं के 1 दर्जन मकानों को फूंक डाला गया। सत्तारूढ़ पार्टी के होटल्स, दुकानों पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों के बीच घिरे एक श्रीलंकाई सांसद ने खुद को गोली मार ली। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि श्रीलंका के वर्तमान गंभीर आर्थिक संकट के लिए राजपक्षा सरकार की पुअर और इररिस्पॉन्सिबल फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसीज जिम्मेदार रही हैं। राजपक्षा सरकार के द्वारा जो डेप्ट पॉलिसीज थी वो भी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसे संचालित किया गया। श्रीलंका लगातार कर्ज पे कर्ज लेता गया, लेकिन उसे वो कैसे वापस करेगा इसके बारे में श्रीलंका ने कोई विचार नहीं किया। लेकिन लोग 2 बार राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे और मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया से नाराज क्यों हैं? वजह है भारी कर्ज के चलते श्रीलंका के बिगड़े हालात। श्रीलंका के पास बाहर से सामान मंगवाने के लिए अब विदेशी मुद्रा नहीं बची है। ना तो पेट्रोल मंगवा सकते हैं, ना जीवन रक्षक दवाइयाँ आ सकती है, ना खाने पीने की चीजें मंगवाई जा सकती है। जिंदगी रुकी तो कदम सड़कों पर निकल आए। आम जरूरतों के सामान के लिए लंबी लाइनें हैं। बिजली की कमी से लंबे कट लग रहे हैं। ये हालात बने हैं चीन की अजगर नीति में फंसने की वजह से। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के राज में श्रीलंका ने भारत को दरकिनार कर चीन के साथ दोस्ती बढ़ाई। 2010 से 2020 के बीच चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक बन गया। इसी दौर में श्रीलंका चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। इन्हीं के राज में श्रीलंका ने हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर दे दिए। खूब पैसा आया और खूब मुफ्त की योजनाओं में उड़ाया, पर कोरोना काल में सीधा असर कमाई पर पड़ा और तब श्रीलंका एक ऐसे जाल में फंस गया जहां अब उसके पास कर्ज चुकाने को भी पैसे नहीं हैं। भारत भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। भारत की नेबर फर्स्ट नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने इसी साल में ही श्रीलंका के लोगों को 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का सहयोग दिया है। ऐतिहासिक संबंधों के साथ श्रीलंका के करीबी पड़ोसी देश के रूप में भारत वहां लोकतंत्र, स्थिरता एवं आर्थिक स्थिति के पटरी पर आने का पूरा समर्थन करता है। वहीं चीन फिर से श्रीलंका पर नए कर्ज के नाम पर डोरे डाल रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है।
भारत इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझता है कि चाइना जैसा विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, आधिपत्यवादी और अवसरवादी राष्ट्र श्रीलंका की इस गंभीर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। वो इसका शोषण करते हुए अपने आधिपत्यवादी मंसूबों को श्रीलंका में थोपने की कोशिश कर सकता है। और यदि चाइना का प्रभाव श्रीलंका में और अधिक बढ़ता है तो ये भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी नहीं होगा। और अब बात पाकिस्तान की, जहां के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने भारत से व्यापार दोबारा शुरू करने की पहल की है और पाकिस्तानी उच्चायोग में मिनिस्टर ट्रेड की नियुक्ति का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने के महीने भर के भीतर ही इस बात का एहसास हो गया कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर उनका नुकसान ही है, लिहाजा कारोबारी संबंध बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने फैसला किया कि नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में मिनिस्टर ट्रेड पद पर नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता कमर जमान कायरा को मिनिस्टर ट्रेड बनाकर दिल्ली भेजा जा सकता है। कमर जमान कायरा अभी कश्मीर पर शहबाज शरीफ के सलाहकार है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले मिनिस्टर ट्रेड का पद पाकिस्तान उच्चायोग में सक्रिय था, लेकिन बाद में इमरान सरकार ने इस पद पर किसी को नहीं भेजा था। मिनिस्टर ट्रेड की नियुक्ति से पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की दिशा में अपनी तरफ से संकेत दिए हैं। इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। दिल्ली बीजेपी ने सड़कों के नाम को बदलने को लेकर अब मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली की 5 सड़कों के नाम को गुलामी का प्रतीक बताकर बीजेपी चाहती है कि इन सड़कों के नामों को बदल दिया जाए। तुगलक रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड। दिल्ली की ये वो 5 सड़कें हैं जिनके नाम बीजेपी को खटक रहे हैं। अब बीजेपी ने इनका नाम बदलने को लेकर अभियान छेड़ दिया है और इसकी अगुवाई कर रहे दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। विदेशी आक्रांताओं के नाम से जिन सड़कों के नाम रखे थे, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, उन सभी सड़कों के नाम बदलने के लिए हमने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी इन सड़कों के जो नए नाम रखना चाहती है वो इस तरह से हैं। तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि लेन, शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत रखा जाना चाहिए। इससे पहले बीजेपी दिल्ली के मुस्लिम नाम वाले 40 गाँव का नाम बदलने की मुहिम छेड़ चुकी है। अब सड़कों का नंबर आया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि दिल्ली में नगर निगम चुनाव की आहट है। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल से आज फिर से हो सकती है पूछताछ। ईडी ने कल पूजा सिंघल से तकरीबन 8 घंटे 20 मिनट तक ये पूछताछ की। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक झा और सीए सुमन को पूजा के सामने बिठाकर सवाल जवाब किया था। सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल कई सवालों पर असहज नजर आई और आज एक बार फिर से पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकता है ईडी। झारखंड की सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए के घर मिले करोड़ों के नोटों की जांच की आंच अब पूजा सिंघल तक पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कल ईडी ने पूजा सिंघल से मैराथन पूछताछ की। पूजा सिंघल दोपहर 1 बजे रांची में ईडी दफ्तर पहुंची और रात 9:20 पर बाहर निकली। पूजा से करीब 8 घंटे 20 मिनट पूछताछ चली। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को सीए सुमन के सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किया। सुमन के घर मिले पैसों से लेकर शेल कंपनी में निवेश समेत ढेरों सवाल ईडी ने दागे। सूत्रों के मुताबिक कई सवाल ऐसे रहे जिस पर पूजा सिंघल असहज दिखी। ईडी ने पूजा सिंघल से पूछा, सीए सुमन के घर मिले करोड़ों के कैश से आपका क्या संबंध है? सुमन के घर मिली महंगी गाड़ियां क्या आपकी हैं? आपके पति के अस्पताल के निर्माण में लगे 123 करोड़ कहां से आए? आपके पति की शेल कंपनियों में आपकी क्या भूमिका है? आपके घर मिली डायरी में जिन लोगों के नाम है उनसे क्या संबंध है? सीएम सोरेन के खनन के पट्टे में आपकी क्या भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ठीक ठाक जवाब पूजा सिंघल नहीं दे सकी। लिहाजा आज एक बार फिर पूजा सिंघल को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे में साफ है कि सीए सुमन के बाद अब पूजा सिंघल और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। राज ठाकरे ने कहा है कि मेरी सहनशीलता का इम्तिहान ना ले, कोई भी सत्ता में हमेशा नहीं रहता। उद्धव, आप भी हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। हमारे कार्यकर्ताओं की ऐसे तलाश की जा रही है जैसे पाकिस्तान से आए हैं। तो राज ठाकरे ने जो चिट्ठी सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है वो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी सहनशीलता का इम्तिहान ना ले। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या कूच करने का ऐलान क्या किया, सियासी हंगामा खड़ा हो गया। राज ठाकरे को लेकर यूपी बीजेपी के 2 सांसद आमने सामने खड़े हो गए हैं। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि राम की शरण में आने वाले हर शख्स का वो स्वागत करेंगे, चाहे राज ठाकरे ही क्यों न हो। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा उनका हार्दिक स्वागत करें। प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जाकर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। उधर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण राज ठाकरे के विरोध के लिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। वो हर दिन अयोध्या से सटे अलग अलग इलाकों में सभा कर रहे हैं। मंगलवार को ब्रजभूषण शरण ने गोंडा में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। ये रोड शो उनके आवास से नंदिनी नगर महाविद्यालय तक चला, जबकि आज ब्रजभूषण शरण सिंह बहराइच और बलरामपुर में राज ठाकरे के खिलाफ जन समर्थन जुटाएंगे। 5 तारीख को तो अयोध्या में जगह नहीं है, ये तो अयोध्या हो गई बुक। वो आए, अपना दर्शन करें, जाए। अब जिस प्रकार से माफी मांगेंगे उसी प्रकार से स्वागत होगा। फिलहाल 5 जून का इंतजार कीजिए। राम की कृपा से दर्शन और विरोध साथ साथ होते हैं या फिर राज ठाकरे को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।